हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर हमारे फूड रिसोर्सेज हैं उसमें किस प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। इसके बेसिस पे हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था। इसके आगे के टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं और कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? फूड के बारे में पढ़ा, फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। उसके बाद आपने बोला कि अगर आपको एक सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन करना है, यानी कि आपको फसल का उत्पादन करना है, तो वो किन किन फैक्टर पे, किन किन आधार पर निर्भर होता है, ये आपने देखा था। तो हमने कहा कि वो जो आधार हैं या वो जो कारक हैं जिन पर डिपेंड करता है, यहाँ पर हमने कहा कि फसलों की समझ, हमें पता हो कि फसलों को कैसे उगाया जाता है। ठीक है, हमें प्रोसीजर पता हो, और यहाँ पर इसी के साथ साथ हमें यहाँ जो फसल होती है, फसल के अलग अलग प्रकार के फसल होती हैं, फसल के आधार पर हमें पता हो कि फसल के लिए किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पर जो उपज बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या वहाँ पर फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं जिन्हें अप्लाई किया जा सकता है। इन सारी चीजों की समझ होनी चाहिए, जो कि बेसिक सी चीजें हैं। और अगर आप पारंपरिक खेती की बात करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें भी आती हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं यहाँ पर क्रॉप्स के। अब आपको बोला गया है, आपसे पूछा गया था कि क्या रीजन है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला तो आपके पास ये क्वेश्चन बनता है कि क्या रीजन है हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लेकिन और क्यों हम यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन में एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका? आपने कहा भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, और बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है उसका उतना ही रहना या उससे कम भी हो रही है। तो हमने यही बोला कि जनसंख्या की तुलना में जो कृषि की जो भूमि है वो सीमित है, या फिर या कहिए कि कृषि योग्य जो भूमि है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि उसमें घर बन रहे हैं, या फिर आपने कहा किसी भी प्रकार का जो निर्माण कार्य है वो हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स अभी तक, अगर हम बात करें, अगर हम हिस्ट्री को देखें कि अभी तक क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट हो या फिर यहाँ पे फसल के उत्पादन में सुधार हो। तो हमने कहा कि यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में हमने बात की है। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्रॉप आए हैं, यानी कि क्रॉप कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं और उनकी क्या वैल्यू है, यानी कि उनके क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा सीरियल्स होते हैं, जितने भी आपके अनाज होते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है, सॉर्गम है, हमारे सारे अनाज होते हैं, इनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। हमने कहा पल्सेस, जो हमारी दालें होती है, जितनी भी आपको दालें मिलती है, जैसे ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, पिजन है, पी है, लैंटिल्स है, इन सभी में हमको मिलता है प्रोटीन। तो एक बेसिक सा आइडिया लगा लीजिए कि अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिला है, दालों में हमें प्रोटीन मिला है, ऑयल सीड जो होते हैं, यानी कि वो बीज जिनसे हमें ऑयल यानी कि तेल प्राप्त होता है, उनसे हमें मिलता है वसा यानी कि फैट। सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सीसम है, कैस्टर है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये सभी आपके जो क्या आते हैं, ऑयल सीड में आते हैं। हमने कहा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस जो होते हैं जितने भी, जैसे कि आपको ये सारे एग्जांपल हैं, उनमें आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम कहें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मेनली हम उसे देखते हैं विटामिन के पर्पज से। अगर हम फॉडर क्रॉप्स को देखें तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो होते हैं लाइफ स्टॉक है, किसके लिए? फूड फॉर लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक के लिए ये फूड है। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलिए, अब आपसे बोला गया है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट सीजन बिकॉज दे रिक्वायर अ पर्टिकुलर क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड अ फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ। यहाँ पर अब बात करते हैं कि जब आपने देखा होगा, आपने अपने घरों में देखा है, सभी ने अपने घरों में देखा होगा ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप जानते हैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी जो फसलें हैं उगाई जाती हैं, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देखा होगा फसलों को उगाया जाता है।
आप में से आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके घरों में उगाया जाता है, और अगर आपके अपने घरों में नहीं भी उगाए जाते तो आप अपने आसपास आपने देखा होगा। क्या होती है, जो फसलें होती हैं उनका एक निर्धारित समय होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था। अभी आप देखेंगे ये नवंबर का टाइम आने वाला है और यहाँ पर अब गेहूं को बोया जाएगा, तो गेहूं इसी टाइम में बोए जाएंगे। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि गेहूं को बोया जा रहा है समर सीजन में। कभी देखा है आपने समर सीजन में गेहूं को बोया जाता है? नहीं, गेहूं का यही टाइम है और इसी टाइम में गेहूं को बोया जाता है हर साल हर सीजन में। इसका क्या रीजन है? आपको रीजन बताया गया है। हर एक प्लांट, हर एक पौधा, हम सिर्फ फसलों की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि हर एक पौधा, हर एक प्लांट, उसे एक जो पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है, उसके साथ साथ टेम्परेचर हो गया या फोटो पीरियड हो गया है, एक निश्चित चाहिए। यानी कि हम अगर सिंपल सी चीज हम ये कहें, हमने कहा कि आपने देखा होगा कि अलग अलग रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी उसी तरीके से अडेप्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि नॉर्थ के जो लोग हैं वो ज्यादा ठंडे में सरवाइव कर जाते हैं, विंटर के टाइम पे बहुत ठंडा पड़ता है लेकिन वो सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी यूज टू है। अगर हम साउथ की बात करेंगे तो हमने कहा कंपैरेटिवली साउथ में इतना ठंडा नहीं होता है, और वहाँ के लोग अगर नॉर्थ में आकर के रहने लगे तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, या नॉर्थ के लोग अगर साउथ में रहने चले जाएं तो उन्हें बहुत गर्म वहाँ पर फील होगा। तो यहाँ पर क्या है, रीजन के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनकी बॉडी जो है वो उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है। यही हमने क्या बोला, हमने कहा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि उन्हें एक निश्चित तापमान चाहिए, ठीक है, वहां पर जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है वो निश्चित होनी चाहिए, पानी की कितनी मात्रा चाहिए वो निश्चित यहाँ पर होती है। हमने कहा कि जो फोटो पीरियड है वो निश्चित होता है। तो आपको क्लाइमेट में टेम्परेचर, आपको क्लाइमेट में टेम्परेचर समझ आया होगा, ह्यूमिडिटी समझ आया होगा, वाटर यानी कि पानी समझ आया होगा। हमारे पास एक शब्द आता है फोटो पीरियड, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बना है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, और पीरियड जिसका मतलब होता है समय। समय या ड्यूरेशन, आप कुछ भी कहिए, ठीक है। फोटो का पीरियड यानी कि लाइट का समय कितना होता है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर समर और विंटर आती हैं, तो हम क्या कहते हैं, समर में जो डे होती है, जो डे लेंथ है वो ज्यादा होती है, और जो अगर हम कहें कि नाइट जो होती है उसका जो टाइम होता है वो शॉर्ट होता है। अगर विंटर के टाइम में देखा जाए तो हमने कहा जो डे लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, लेकिन अगर जो नाइट की जो लेंथ है, अगर हम रात का जो समय है वो अधिक होता है। तो हमने क्या कहा इसमें, फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग, हमने कहा जो फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर दो प्रकार से होता है कि एक जो टाइम होता है, जैसे गर्मियों के टाइम पे जो दिन का टाइम है वो ज्यादा समय तक रहता है, ज्यादा लंबा रहता है, और जो रात का टाइम है वो क्या होता है, उसका जो टाइम है वो कंपैरेटिवली कम होता है। विंटर में जस्ट अपोजिट हो जाता है। हमने कहा फोटो पीरियड जो है वो दो टाइप का फिर हो जाता है, शॉर्ट डे, डेज और नाइट दोनों दो प्रकार के होते हैं। शॉर्ट डे, या जिसे हम लॉन्ग नाइट भी कह सकते हैं, या दूसरा हमने कहा लॉन्ग डे, जिसे हम शॉर्ट नाइट भी कहते हैं। क्या होता है इसका मतलब, शॉर्ट डे का मतलब होता है कि देखिए, आपने देखा होगा कि शॉर्ट डे में क्या होगा, जो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य उदय है वो थोड़ा देर से होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। तो हमने कहा कि वो जो टाइम फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड का मतलब है कि जो लाइट का समय है, यानी कि वो समय जितने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ा है, वो जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि रात जो है वो जल्दी हो जाती है। जैसे कि आजकल विंटर के टाइम पे आप देखते हैं ऐसा ही होता है कि जो यहाँ पर सूर्यास्त है वो जल्दी हो जाएगा, और आपने कहा कि रात जो है, अंधेरा जो वो जल्दी हो जाता है। तो जो डे की लेंथ है वो कैसे होगी, शॉर्ट होगी, और जो नाइट की जो लेंथ है वो कैसे होगी, लॉन्ग होगी। सेम वैसे अगर हम समर के टाइम पे देखेंगे तो जो सूर्य उदय है
सनराइज बहुत जल्दी भी हो जाता है और सनसेट आप देखते हैं जो सूर्यास्त होता है वो देर से होता है। आपने कहा अंधेरा देर से हो रहा है, तो वो जो टाइम पीरियड है जिसमें आप जो सनलाइट है वो सूर्य पृथ्वी पर पड़ रही है, वो जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर अधिक होगा। तो हमने कहा ये लॉन्ग डे है, क्योंकि रात देर से हो रही है, अंधेरा देर से हो रहा है, ये तो ये क्या होगा, शॉर्ट नाइट होगी। हमने कहा इसी के आधार पर हमारे पास फिर दो प्रकार के क्या आते हैं, प्लांट आते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हमारे पास जो प्लांट आएंगे वो दो प्रकार के आते हैं। हमने कहा शॉर्ट डे प्लांट और हमने कहा लॉन्ग डे प्लांट। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, यहाँ पर देखिए अब हमने दो प्रकार के पौधों के बारे में बात की है, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। इसी से आप समझ जाएंगे कि जो यहाँ पर हमने कहा एक पर्टिकुलर क्लाइमेट हम उसे चाहिए होता है, प्लांट्स को चाहिए होता है, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर सीजन में उन्हें क्या करा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। आपको इन्हीं दो चीजों से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होगा और लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं एक बार सोचिए, क्योंकि हमने फोटो पीरियड के बारे में भी बात की है, हमने शॉर्ट डे और लॉन्ग डे के बारे में भी बात की। तो शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते होंगे, एक बार आप लोग सोचिए और अपना आंसर यहाँ पे लिखिए। अब आपने अगर देखा होगा हमने लॉन्ग डे शॉर्ट डे के बारे में बात की, तो शॉर्ट डे प्लांट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट का सबसे पहला तो सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो डे लेंथ है वो कैसी होगी, लॉन्ग होगी। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होगा, शॉर्ट डे के बारे में बात करें, शॉर्ट डे प्लांट के बारे में नहीं बात करें। शॉर्ट डे के बारे में हमने कहा कि यहाँ पे डे लेंथ क्या होगी, यहाँ पे शॉर्ट होगी, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डे में आपकी डे लेंथ ज्यादा है और शॉर्ट डे में आपकी जो डे लेंथ है वो क्या है, कम है। डे लेंथ कम होने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर कि जो सूर्योदय हुआ वो क्या हुआ, देरी से हुआ, और जो यहाँ पे सूर्यास्त है वो जल्दी हो गया है। तो ऐसा आपको कब देखने को मिलता है कि सूर्यास्त जल्दी हो गया है और जल्दी अंधेरा होने लगता है, आपने कहा विंटर सीजन में, ऐसा आपको विंटर में देखने को मिला। तो हमने कहा कि विंटर के टाइम ऐसे पौधे कि जो विंटर के टाइम में होते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती होगी। एक तो क्या है कि जो यहाँ पर फोटो पीरियड है वो शॉर्ट हो। फोटो पीरियड का मतलब है कि जो यहाँ पे सनलाइट का ड्यूरेशन है वो कम हो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने कहा कि लो टेम्परेचर हो, ठीक है, जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो कैसा हो, लो हो, कम हो, ठीक है, तापमान कम हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या बोला कि वाटर की रिक्वायरमेंट कैसी हो, बहुत ज्यादा वाटर नहीं चाहिए। देखिए वाटर एसेंशियल तो है, यहाँ पर पानी मुख्य रूप से चाहिए होगा, लेकिन कम और ज्यादा वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लांट, यानी कि पौधे के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। क्योंकि आपने कहा लो टेम्परेचर है तो इसका मतलब आप देखते हैं क्योंकि विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, कम होती है। आप पानी तो डालते हैं खेतों में या फिर अपने बगीचों में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं। तो आपने कहा लो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। यहाँ पर ह्यूमिडिटी अगर हम कहीं आर्द्रता यहाँ पर वेरी करेगी। अगर हम वही सेम चीजें लॉन्ग डे प्लांट में कहें तो हमने कहा कि लॉन्ग डे प्लांट समर के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, जो फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर देखा तो हमने कहा कि क्लाइमेटिक कंडीशन में हमने कहा कि जो टेम्परेचर है, जो फोटो पीरियड है, और जो यहाँ पर ह्यूमिडिटी आती है, वाटर की रिक्वायरमेंट आती है, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अब अगर शॉर्ट डे प्लांट में मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट में और लॉन्ग डे प्लांट में डिफरेंस है दोनों में। तो एक तो हमें ये पता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस है, दूसरा हमने कहा कि डिफरेंस ये होता है अगर हम शॉर्ट डे प्लांट के बारे में बात करें कि आपने जब प्लांट को बोया तब वहां पर जो टेम्परेचर था वो कैसा था। जब उसके जर्मिनेशन की बात आई, जो पौधे हैं, पौधों में आपने कहा पौधे का जर्मिनेशन, जब आपने बोया पौधों में क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, पौधे बड़े हुए, जब फली लग रही है, फली पक रही है, तो यहाँ पर वेरी करता है टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि अगर विंटर के टाइम पे लो टेम्परेचर है
हमने कहा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है अगर और यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो पूरे सीजन में लो टेम्परेचर चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं वीट यानी कि गेहूं की फसल का, जैसे कि हमने कहा कि नवंबर के टाइम पे बोई जाती है, नवंबर के टाइम पे ठंड होती है। फिर आप देखते कि जैसे उनके जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। जब आप दिसंबर का टाइम देखते हैं तो वहाँ पर दिसंबर टू जनवरी इसका यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है। यानी कि जब पौधे में जर्मिनेशन होगा, पौधा ग्रो कर रहा होगा, तब उसे कम टेम्परेचर चाहिए। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं, अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही पौधे में फली लगेगी, ठीक है, गेहूं के पौधे में जब फली लगी, अब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब उतना कम टेम्परेचर, उतना लो टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे फेब टू मार्च की बात आती है, तो अब थोड़ा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पर गेहूं की फली को पकने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि अप्रैल के टाइम पे क्या होता है, अच्छा खासा जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। अगर आप दिसंबर और अप्रैल का कंपैरिजन करेंगे या जनवरी अप्रैल का आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों में काफी वेरिएशन आता है। आप अप्रैल में देखते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो गेहूं को पकने के लिए ज्यादा टेम्परेचर वहां पर चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमने शॉर्ट डे प्लांट अगर लिख दिया है तो पूरे सीजन में वहां पे कम तापमान की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं होता, वेरी करता है यहाँ पर। सेम वैसा ही है कि लॉन्ग डे प्लांट को अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट में हमने कहा कि यहाँ पे भी टेम्परेचर वेरी करेगा। कि जब आपने पौधे को बोया, जैसे कि आप यहाँ पर बोते हैं धान के पौधे को, जब आप धान को बोते हैं तो जब धान को बोया जाता है तब बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि पूरे जो फील्ड है वो पानी से भरे हुए जाते हैं, रोपाई की जाती पूरी पानी के फील्ड में। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होने लगेगी। ऐसा नहीं कि तब भी आप उतना ही पानी डाल रहे हैं। तो हमने कहा कि क्लाइमेटिक कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमें फसल को ग्रो करना होगा और तभी फसल क्या होगी, अच्छे से ग्रो होगी। अब अगर हमने कहा कि यहाँ पर क्या किया है, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए अगर हमने गेहूं को समर सीजन में या गेहूं को अप्रैल में कटाई होती है, हमने कहा क्या होगा अगर हमने गेहूं को अप्रैल में बोया और उसके बाद उसकी जो कटाई हुई वो अक्टूबर नवंबर में हमने की, तो क्या डिफरेंस आएगा। हमने कहा कि जब गेहूं को बोया गया तो टेम्परेचर कम चाहिए था, ठीक है, जो सीड है यहाँ पे जो गेहूं के बीज हैं उनके अंकुरण के लिए वहां पर बहुत कम टेम्परेचर चाहिए था। लेकिन अगर अप्रैल में आप बो रहे हैं तो अप्रैल टू मई में जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे बीजों में अंकुरण हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उनको जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी वो उसे नहीं मिला। तो इसीलिए हमने कहा कि हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे बोते हैं। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर सीड को देखें तो उनके जर्मिनेशन के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, ग्रोथ के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, फली के लगने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए और फली के पकने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग सेट होता है पूरा जो सीजन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया वहां पे उस सीजन को चूज किया। तो अब आपको समझ आए कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, फोटो पीरियड में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने कहा कि आपके पास जो फसल आती है मेनली अकॉर्डिंग टू सीजन, आपके पास 3 प्रकार की फसलें आती हैं, ठीक है। सीजन के अकॉर्डिंग आपके पास खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसल आती है। हमने कहा कि जो खरीफ की फसल होती है उसे हम रेनी सीजन में बोते हैं, जैसे जून टू अक्टूबर। जो हमने धान की बात की थी तो हमने यहीं पे ऐसे ही कहा था कि क्या होगा कि रेनी सीजन में जून में क्या होती है, धान की आप रोपाई करते हैं, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम, हमने कहा पानी की अधिक आवश्यकता होगी लेकिन टेम्परेचर भी अधिक चाहिए होगा। जून के टाइम में क्या होता है, बरसात शुरू हो जाती है, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। तो दोनों चीजें की रिक्वायरमेंट है, पानी अधिक चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कम चाहिए, हमें टेम्परेचर भी अधिक चाहिए होगा। जैसे जैसे क्या होगा कि जो पौधा है वो बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे आप टेम्परेचर की कम रिक्वायरमेंट होगी और पानी की भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कम रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख रहे हैं जून में बोया जाता है, अक्टूबर में अगर कटाई की जाएगी तो जून और अक्टूबर में काफी वेरिएशन आ जाता है टेम्परेचर में, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं, राइस है, मेज है, मिलेट्स हैं, ठीक है। अब रबी की क्रॉप जो होती है हमने कहा विंटर में हम बोते हैं, जैसे कि नवंबर में हम बोएंगे और कटाई होती है अप्रैल में, जिसमें सोयाबीन, पीजन पी और व्हीट ये हमारे एग्जाम्पल आते हैं। जैद की जो फसल होती है वो समर में बोई जाती है, मार्च से लेके जून में, जिसमें आपने कहा कि यहाँ पर वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारे शुगर केन, ये सारे आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि हम अपने घरों में सेम चीजें फॉलो करते हैं। अगर आपके घरों में आप खेती करते हैं या फिर आप अपने आसपास कुछ भी चीजें उगाते हैं तो वो सीजन वाइज हम उगाते हैं।
आप सभी को ये चीजें बहुत इजीली समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये सेम चीजें हम फॉलो करते हैं अपने घरों में जो पारंपरिक खेती होती है। हम यहाँ पे एडवांस जो टेक्निक है उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम पारंपरिक खेती के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किस सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है। उसका रीजन भी अब आपको समझ आ गया है। ठीक है, एक बार नोट कीजिए टाइप्स ऑफ क्रॉप किस सीजन में बोए जाते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट हम बात करेंगे। यहाँ पर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या है? क्रॉप है और क्रॉप की जो वैरायटी है, हमने कहा जो फसल होती है और फसल की अलग अलग जो किस्में होती हैं उनमें किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले तो फसल की किस्मों को समझिए। हमने कहा कि आपने देखा होगा कि जैसे धान के बारे में बात करते हैं या वीट के बारे में यानी गेहूं के बारे में हम बात करते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते। आपने देखा होगा चावल अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ मोटे चावल होते हैं, कुछ बारीक होते हैं। बारीक में भी अलग अलग वैरायटी आएगी। मोटे जो चावल होते हैं उनके भी अलग अलग वैरायटी आते हैं, गोल्डन राइस आते हैं। तो अलग अलग क्या होते हैं, ये जो हमारे पास चावल आते हैं वो अलग अलग यहाँ पे किस्में हैं, किसकी धान की अलग अलग किस्में हैं। आपने देखा होगा इनके रेट भी अलग अलग होते हैं। अगर हम मार्केट में दुकानों से अगर खरीदने जाते हैं तो इनके रेट भी अलग अलग होते हैं। तो इनके अलग अलग रेट क्यों होंगे? इनके जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, इनमें जितनी अधिक मात्रा में पोषक तत्व तो होंगे, न्यूट्रिटिव वैल्यू जितनी अधिक होगी उतने ही इनके क्या होंगे, रेट भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि गोल्डन राइस आपने सुना होगा, बहुत अच्छे होते हैं और गोल्डन राइस की जो कीमत है वो भी थोड़ा ज्यादा होती है। अब है सारे ही चावल है, सारे ही धान है, लेकिन सब में डिफरेंस क्या होगा? हमने कहा क्योंकि अलग अलग किस्में हैं और इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला था कि जब हरित क्रांति की बात हुई थी तो हरित क्रांति में नई नई जो किस्में उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ पर इंडियन जो आपने एग्रीकल्चरल जो आप देखते हैं पारंपरिक खेती जो है उसमें नई नई किस्मों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कैसे, यहाँ पर क्यों, सबसे पहले तो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? हमने कहा सिंपल सी चीजें, हमारे दो ही वहाँ पे क्या है मोटिव होते हैं कि जो भी क्रॉप है यहाँ पर जो भी उत्पादन है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार से यहाँ पर हम क्या करें, सुधार करें। यानी कि क्वांटिटी हमें अच्छी मिले, उत्पादन हमें अच्छा मिले, क्वालिटी हमें अच्छी मिले, कि जो गुणात्मक सुधार है वो भी हमें देखने को मिले, दोनों चीजें। तो इसीलिए हमने नई किस्मों को यहाँ पर क्या किया है, उगाया है। नई किस्मों में क्या किया हमने, दो अलग अलग किस्में ली और उसमें देखा गया कि जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो वो गुण जो हमें चाहिए वो हमने क्या किया, सेलेक्ट किए और उन दोनों क्रॉप के बीच में क्रॉस करवाया गया। जब दोनों क्रॉप के बीच में क्रॉस कराया गया, इट मीन्स कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो यहाँ पर लैंगिक जनन है पौधों में वो करवाया गया और एक नई वैरायटी जब आपको मिली तो आपने कहा कि दोनों जो आपकी किस्में थी, दोनों जो वैरायटी थी, उन दोनों के कैरेक्टर उस नई जो आपके पास नस्ल नई जो किस्म आपके पास आई है उसमें होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, अगर आपने चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं तो हमने ये सारी चीजें इसी प्रकार से देखी हैं। हमने कहा कि ए और बी है। अब ए में कुछ अच्छे कैरेक्टर थे, बी में कुछ अच्छे कैरेक्टर थे। हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और ए बी हमारे पास एक नई वैरायटी आती। तो ए बी में ए के भी गुण हैं और बी के भी गुण हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास जो नई किस्म आई है ये हमारे पास इम्प्रूव्ड है, यानी कि इसमें सुधार हुआ है कि इसके भी अच्छे कैरेक्टर हैं और इसके भी अच्छे कैरेक्टर यहाँ पर आते हैं। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जिसे हम संकरण के नाम से भी जानते हैं या हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। पढ़ लेते हैं। आपने कहा इन दिस अप्रोच क्रॉप आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर इंस्टेंस how well they can respond to fertilizers, can they produce high yield, how they resist disease and so on। ठीक है, अब आपने कहा क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इस लाइन को समझिए। हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे पास फसल सुधार आता है या फसल में आप क्या करते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर को लेकर के आते हैं, वो कैसे हमने किया है। हमने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक फसल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसे चूज आप करते हैं। किस आधार पर आप चूज करते हैं, आप देखते हैं उनके कुछ गुणों के आधार पर। जैसे कि हमने कहा
कि वो किसी भी खाद्य या किन्हीं भी उर्वरकों के प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए हैं क्रॉप में और वो जो क्रॉप है वो और ज़्यादा डैमेज हो गई है, लेकिन कोई जो ऐसी क्रॉप थी कि सेम फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे क्या देखने को मिला है, उत्पादन देखने को मिला है। हमने कहा कि यहाँ पर वो जो फसल है वो कितना उत्पादन देती है ये वैरी करता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, आपके पास एक धान का पौधा ये है और एक धान का पौधा आपके पास ये है। हमने कहा इसकी जो फली है, फली का मतलब समझते हैं कि जहां से आपको बीज लगे हुए दिखाई देते हैं, जो धान के बीज आपको लगे हुए दिखाई देते हैं, हमने कहा इसकी जो फली है ये इतनी बड़ी है, लेकिन इसकी फली अगर हम देखें ये छोटी है दोनों के कंपैरिजन में छोटी। ये बड़ी फली है, ये छोटी फली है। ये आपको क्या है, सीड आपको दिखाई दे रहे हैं, बीज, जिन्हें आप क्या कहते हैं, बीज कह रहे हैं। तो पूरे हमने कहा 2 खेत हमारे पास हैं और एक खेत में इस प्रकार की फली लगी हुई है, दूसरे खेत में इस प्रकार की फली लगी हुई है। बताइए दोनों में से ज्यादा उत्पादन किसमें होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें ज्यादा फली बड़ी है हमारे पास, क्योंकि सारे पौधों में इतनी बड़ी बड़ी फली हैं और हर एक फली में इसके कंपैरिजन में जो बीजों की मात्रा है वो क्या होगी, अधिक होगी। तो हमने कहा उत्पादन हमें यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है, तो हमने कहा यही हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने किसी फसल को, एक फसल की किस्म को हमने चूज किया, उसे हमने देखा कि वो उर्वरकों के प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्स देता है, वहां पर उत्पादन क्षमता कितनी है। हमने कहा हाउ दे रेजिस्ट डिजीज एंड सो ऑन, कि यानी कि ये रोगों के कितनी क्या है, यहाँ पे प्रतिरोधक क्षमता कितनी रखती है। यानी कि हमने कहा हर एक यहाँ पे फसल को आप देखते हैं कि फसल को खराब करने के लिए बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, बहुत सारी फंगल डिजीज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, बहुत सारे कीट होते हैं कि जो फसल को काट देते हैं। तो यहाँ पर जो फसल है वो, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, ये डिजीज के लिए वो कितनी रेजिस्टेंट है, ये सारे कैरेक्टर देखे जाते हैं। तो हमने कहा कि हम उसी प्रकार की किस्म को, उसी प्रकार की फसल को चूज करेंगे जो कि उर्वरकों के प्रति अच्छा रिस्पॉन्स दे, जिसमें अधिक उत्पादन क्षमता हो, जिसमें यहाँ पर डिजीज के लिए जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो अधिक हो। हम इसी प्रकार का जो प्लांट है वो चूज करते हैं। ठीक है, अब हमने वो चूज कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, अगली हेडिंग आती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण द्वारा फसल सुधार। क्या होता है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का मतलब होता है कि दो अलग अलग जो जेनेटिकली अलग हैं, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों का अलग अलग है, उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना। ठीक है, दिस क्रॉसिंग मे बी interversal between the different varieties, interspecific between the two different species of the same genus और intergenic between the different genera। आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का, संकरण सबसे पहले है क्या, संकरण का तात्पर्य आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच संकरण से है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटर वेराइटल करते हैं कि विभिन्न किस्मों के बीच, यानी कि है धान का ही है, जो किस्में, जो हमने कहा कि जो फसल है वो धान की है, लेकिन धान की अलग अलग किस्में हैं, धान ही है लेकिन धान की अलग अलग किस्मों के बीच आपने क्रॉस कराया, वो एक प्रकार का संकरण है। आपने कहा इंटर स्पेसिफिक, यानी कि एक ही जीनस के दो अलग अलग प्रजातियों के बीच, की जीनस तो सेम होगा लेकिन प्रजाति अलग अलग है। क्या बोला, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पर अब हमने अलग अलग स्पीशीज को ले लिया है। और इसके अलावा हमने कहा इंटर, यानी कि विभिन्न जेनरा के बीच हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये दोनों धान के पौधे थे, लेकिन ये अलग किस्म है और ये अलग किस्म है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर उत्पादन अधिक है, यहाँ पर हमने कहा प्रोडक्टिविटी अधिक है, इसमें उत्पादन अधिक मिल रहा था, लेकिन ये डिजीज रेजिस्टेंस है, इसमें जल्दी से रोग नहीं लगते हैं, ये फसल जल्दी से खराब नहीं होती, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से नहीं लगता है। तो हमने इन दोनों को चूज किया है। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी किस्म आए जिसमें उत्पादन भी अधिक हो, प्रोडक्टिविटी भी अधिक हो और डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी अधिक हो। तो हमने दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया है, इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नई जो नस्ल होगी उसमें दोनों कैरेक्टर हमें मिल जाएंगे। क्या होगा, हमने कहा उत्पादन में वृद्धि हुई और डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ गई है, तो इस प्रकार से क्वालिटी भी बनी रही और हमें क्वांटिटी भी अधिक मिल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्रॉप में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करते हैं। क्लियर इतनी बात?
अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो जनरल चीज़ें हैं वही डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ें आप अपने घरों में देखते चले आते हैं। तो अभी तक कोई नया टॉपिक हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है जो आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी आप लोगों को करना क्या है, पढ़ते रहना है, नोट्स को बनाते रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।